मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा पुनः आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम करती हूँ। सबसे पहले आप सभी से क्षमा मांगती हूँ जो थोड़ा लंबा गैप हुआ, क्योंकि आज जिस टॉपिक को मैं लेके आई हूँ वो बहुत रेयर टॉपिक में से एक है। आपको कहीं भी ये सोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे, तो इसको वाकई तैयारी करने में मुझे 1.5 हफ्ते का समय लग गया। 1 से 1.5 हफ्ते मैं इस पे लगातार काम करती रही और लाइफ स्केच तो मिल ही नहीं रहा था। जो टॉपिक आपने थंबनेल में देखा है विक्टर एस डिसूजा का, ये बहुत रेनाउंड सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं और इनके लाइफ स्केच भी मुझे, बायोग्राफी भी मुझे मिल नहीं रही थी। फिर मैंने डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया और वहाँ पर सर हैं प्रोफेसर विनोद सर, उन्होंने मेरी हेल्प की और उन्होंने मुझे उनकी बायोग्राफी अवेलेबल कराई अभी 3 दिन पहले। तो मैं अब उनके बायोग्राफी पे काम कर रही हूँ। फिलहाल मैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ वो उनके सोशल और कल्चरल मार्जिनलिटी पे है, जो कि बहुत ज़्यादा ये टॉपिक पूछा जाता है। और विक्टर एस डिसूजा जो हैं थिंकर्स, वो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के एग्ज़ाम्स में हैं और कुछ और यूनिवर्सिटी में इनको पढ़ाया जाता है। और मे बी आने वाले समय में ऐसे रिनाउंड थिंकर्स को कई जगह के सिलेबस में इन्वॉल्व किया जाए, ऐसा लगता है मुझे कि किया जा सकेगा। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं विक्टर एस डिसूजा, जो कि इनका काम मेनली अर्बन सोशियोलॉजी को लेकर के ये जाने जाते हैं। अर्बन सोशियोलॉजी में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो आज बेसिकली जिस वीडियो को हम पढ़ेंगे उसमें उन्होंने किन किन आर्टिकल्स पे काम किया वो देखेंगे, और उनकी जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है सोशियो कल्चरल मार्जिनलिटी, ठीक है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने एनालिटिक्स में जाके देखा तो अभी भी 60% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए और मैं ऐसे ही जो रेयरेस्ट टॉपिक है उसको लेके आऊँ जो कि पूरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो विक्टर एस डिसूजा। ओके सबसे पहले इनके हम आर्टिकल्स को देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से आर्टिकल्स लिखे। आप जानते हैं कि हम लोग जर्नल में जो आर्टिकल्स होते हैं वो पब्लिश होती है, जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वो अपने बुक्स पे भी काम करता है। बेसिकली हम लोग बुक्स जानते हैं ना कि इनकी ये बुक है, इनकी ये बुक है, पर इन्हीं बुक्स से ही रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं जो कि किसी एक टॉपिक पे तैयार करके जर्नल में पब्लिश किए जाते हैं। तो मेनली विक्टर एस डिसूजा के बुक्स भी हैं जो कि मैं अगले वीडियो में दूंगी आप लोगों को, जिसमें उनके लाइफ स्केच और बुक्स पे मैं बेसिकली काम करूंगी। ये जो टॉपिक है उसमें मैं इस वीडियो में इनके आर्टिकल्स और उनका जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोशियो कल्चरल मार्जिनलिटी, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं आर्टिकल्स क्या है, कौन कौन से हैं। सबसे पहले सोशियो कल्चरल मार्जिनलिटी अ थ्योरी ऑफ अर्बन स्लम एंड पावर्टी इन इंडिया, जो कि सोशियोलॉजिकल बुलेटिन 1979 में पब्लिश होती है। फिर इन्होंने जो और काम किया है वो है सोशल इनइक्वालिटी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, जो कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में पब्लिश हुआ है 75 में। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन एज अ पर्सपेक्टिव फॉर सोशल एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस इन डेवलपिंग सोसाइटी, जो अगेन सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में ये पब्लिश हुआ है इनका टॉपिक। अगेन द अनदर आर्टिकल इज शेड्यूल्ड कास्ट एंड अर्बनाइजेशन इन पंजाब एंड एक्सप्लेनेशन, दिस वॉज पब्लिश्ड इन सोशियोलॉजिकल बुलेटिन इन 1975। द नेक्स्ट टॉपिक इज, जो नेक्स्ट आर्टिकल जो इन्होंने काम किया है दैट इज मेजरमेंट ऑफ रिजिडिटी फ्लूइडिटी डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन 6 इंडियन विलेजेस, अगेन पब्लिश्ड इन 1969। नेक्स्ट सोशल कल्चरल एंड ऑक्यूपेशनल प्रेस्टीज इन इंडिया, सोशलॉजिकल बुलेटिन, ये 1972 में पब्लिश होता है और ये राजमोहिनी सेठी के साथ पब्लिश होता है इनका ये आर्टिकल। Next, sociological significance of systems of names with special reference to Kerala, 1955. Restriction on admission to the higher restriction on admission to the higher education, the criteria of situation. ये जो है
पब्लिश है द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, ये 1961 में पब्लिश हुआ है। और जो इन्होंने जिन जिन विषयों पे काम किया है वो है रूट्स ऑफ प्रेजेंट कम्युनल क्राइसिस, इकोनॉमी, कास्ट, रिलीजन एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनालिसिस ऑफ कम्युनल टेंशन इन पंजाब, चंडीगढ़, पीपल प्रिवेल ओवर प्लान एंड द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, अगेन पब्लिश्ड इन EPW, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। ये बेसिकली हम लोगों ने इनके आर्टिकल्स को देखे। अब जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें जो समझना है, इनके किस कंसेप्ट पे समझना है, इनके इसी कंसेप्ट पे समझना है सोशियो कल्चरल मार्जिनलिटी, थ्योरी ऑफ अर्बन स्लम एंड पॉवर्टी इन इंडिया। देखिए बेसिकली इस विषय पे इन्होंने अर्बन स्लम और पावर्टी को जोड़ने का प्रयास किया है कि अर्बन स्लम और पावर्टी में क्या कोरिलेशन है, किस तरह से दोनों में बाकी कुछ और भी चीज़ें नज़र आती हैं कि नहीं, या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पावर्टी इन अर्बन स्लम एरियाज़, ये सब चीज़ों को उन्होंने डील किया है। तो आप अभी इन्होंने जो अपनी बुक है, अपना ये जो कॉन्सेप्ट है जिस पे इन्होंने काम किया, देखिए एग्जाम में सीधे सीधे पूछ देता है कि सोशियो कल्चरल मार्जिनिटी पे किसका काम है। आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, याद रखिएगा विक्टर एस डिसूजा का, ठीक है। सोशियो कल्चरल मार्जिनलिटी, मैं बार बार कह रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए चीज़ें। बेसिकली इस पेपर में इन्होंने काम क्या किया है ये हमें जानना है। मैं पूरा आर्टिकल को ही उठा के लाई हूँ और उसी को प्रयास कर रही हूँ आपको एक्सप्लेन करने का। तो सबसे पहले इन्होंने प्रॉब्लम्स बताया कि प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने 2 प्रॉब्लम्स बेसिकली इन्वेस्टिगेट किए। द पुअर एंड स्लम ड्वेलर्स ऑक्यूपाई द लोएस्ट पोजीशन इन सोशल हायरार्की। इन्होंने कहा कि जो गरीब होते हैं और जो स्लम ड्वेलर्स होते हैं, मतलब झुग्गी झोपड़ियों में, मलिन बस्तियों में जो रहने वाले लोग होते हैं, वो सोशल हायरार्की में लोएस्ट पोजीशन कैरी किए रहते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये हायरार्कियल स्ट्रक्चर है, तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में जो एकदम लोएस्ट स्ट्राटा पे रहेगा, ठीक है, वो कौन होगा, वो पुअर है और स्लम है। इन्होंने पहला प्रॉब्लम ये बताया और दूसरा प्रॉब्लम ये बताया कि दिस लो स्ट्रेटा इज सोशली इनहेरिटेड एंड सस्टेन। इनका कहना है कि जो लोएस्ट स्ट्रेटा है, जो सबसे नीचे पायदान पे ये लोग रह रहे हैं, वो सोशली इनहेरिटेड है, मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर हो रहा है और सस्टेन रह रहा है, मतलब बनी हुई है। जो हायरार्किकल सिचुएशन है इनकी, जो सामाजिक स्तरीकृत व्यवस्था में जो ये निचले पायदान पे है, ये इनका सस्टेन रहने वाला कंडीशन है, मतलब ये कंडीशन बना हुआ है। हाइपोथेसिस इन्होंने क्या दिया है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट बिकॉज द पुअर एंड द स्लम ड्वेलर ऑक्यूपाई मार्जिनल पोजीशन इन द सोशियो कल्चरल सिस्टम ऑफ कम्युनिटी। इन्होंने हाइपोथेसिस क्या माना अपने रिसर्च का। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती हैं, जरूरी नहीं है कि हम जो सोच के चले वो सही हो। अंत में, शोध के अंत में जरूरी नहीं कि हमारी हाइपोथेसिस सही हो। हाइपोथेसिस शुड बी करेक्ट, शुड बी मतलब राइट, और शुड बी रॉन्ग। दोनों हो सकता है कि सही भी हो सकता है एंड इट मे बी रॉन्ग ऑल्सो, ये गलत भी हो सकता है। तो इन्होंने जो हाइपोथेसिस डेवलप की थी, इन्होंने उपकल्पना जो डेवलप की थी, उन्होंने कहा था कि जो पुअर और स्लम ड्वेलर्स की जो समस्याएं हैं वो किस वजह से है, क्योंकि वो मार्जिनल पोजीशन को कैरी किए। मार्जिनल पोजीशन मतलब एक, जैसे कोई भी व्यवस्था होती है उसमें कोर पोजीशन होता है जो कि मेन कोर में रहता है, और एक जो एकदम छोर पे रहता है जिसका किसी भी चीज़ में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है, इसको मार्जिनल पोजीशन कहते हैं। तो इन्होंने ये चीज़ें बताई हाइपोथेसिस में। एविडेंस क्या दिया कि डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज़ इन इंडिया, सबका इन्होंने अध्ययन किया एंड कंक्लूजन क्या निकाला कि पुअर एंड स्लम ड्वेलर शुड बी सोशली इंटीग्रेटेड। जो पुअर है, जो गरीब हैं और जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, वो सामाजिक रूप से एकीकृत हैं, सोशली इंटीग्रेटेड हैं, ठीक है। ये इन्होंने अपने एब्स्ट्रैक्ट में ये सारी चीज़ें बताई थी। मतलब जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं ना तो एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में आप सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट ही लिखते हैं कि उसको पूरा आप जब एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट कहलाता। तो इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट में बेसिकली, अगर आप भी रिसर्च पेपर लिख रहे हैं ना, तो एब्स्ट्रैक्ट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, एविडेंस एंड कंक्लूजन। एविडेंस में आपका यूनिवर्स और सैंपल भी होता है कि आप कहाँ पर काम किए हैं, ओके। अब देखते हैं डिटेल में कि इन्होंने काम क्या किया है। तो
प्रथम पैराग्राफ में एस.डी. डिसूजा ने झुग्गी बस्तियों एवं निर्धनता के मध्य सहसंबंध बताने का प्रयास किया। जब ये इस पूरे रिसर्च पेपर को मैंने पढ़ा ना, तो मैंने इसको अपनी वर्डिंग मिक्स करने की कोशिश की कि बेसिकली विक्टर एस डिसूजा ने सोशियो कल्चरल मार्जिनिटी कॉन्सेप्ट में क्या बातें बताई। तो जब वो शुरू करते हैं अपना आर्टिकल, तो उन्होंने सबसे पहले पैराग्राफ में झुग्गी बस्तियों मतलब स्लम ड्वेलर्स, जिसको हम कह सकते हैं स्लम और पावर्टी के बीच में को रिलेशन बताने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि निर्धनता एवं गंदी बस्ती शहरों एवं कस्बों में एक साथ पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब जो गरीबी है और जो गंदी बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां हम जिनको कह सकते हैं, वो शहरों में भी पाई जाती हैं और कस्बों में भी पाई जाती हैं। ठीक है, आगे चल के कहते हैं कि परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि झुग्गी बस्तियों के बाहर निर्धनता नहीं पाई जाती। हम कह रहे हैं ना कि निर्धनता और जो झुग्गी बस्तियां हैं, जो मलिन बस्तियां हैं, वो दोनों एक साथ पाई जा रही, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मलिन बस्ती में रहने वाले सभी गरीब हों और मलिन बस्ती के बाहर रहने वाले जो हैं, इसमें है कि जो बाहर झुग्गी बस्तियों के बाहर रहने वालों के बीच में कहीं निर्धनता नहीं पाई जाती, ऐसा तो गलत है। वही ये चीज़ें बोल रहे हैं कि मलिन बस्ती और गरीबी में आपस में सहसंबंध है। जहाँ मलिन बस्ती होगी वहाँ गरीबी निश्चित होगी, पर ये मतलब नहीं है कि मलिन बस्ती में रहने वाले सारे लोग गरीब हों और जो झुग्गी झोपड़ियों के बाहर रहने वाले लोग में गरीबी पाई नहीं जाए, वहाँ भी तो गरीबी पाई जा सकती है। ये चीज़ें इन्होंने बताने का प्रयास किया है पहले पैराग्राफ में, और बताया कि निर्धन और गैर निर्धन तथा बस्ती और मलिन बस्तियों के मध्य कोई निश्चित रेखा नहीं खींची जा सकती। हम नहीं कह सकते कि एक रेखा हमने खींच दिया और ये कह दिए कि ये निर्धन है और ये गैर निर्धन है। ये नहीं कह सकते कि ये मलिन बस्ती और ये मलिन बस्तियां नहीं है, कोई रेखा नहीं खींची जा सकती। इसी को मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है कि इन द फर्स्ट पैराग्राफ D'Souza has tried to explain the relationship between the slum and poverty. He tried to explain. He want to explain the correlations between the slum and poverty. He believed that poverty and slums are found together in cities and towns. ठीक है, but this doesn't mean that poverty is not found outside the slum, and it is not necessary that those who live in such settlements all are poor. No definite line can be drawn between the poor and non-poor and between slum and non-slum. यही मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, मैंने दोनों में लिखा है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। आगे बढ़ते हैं, डिसूजा अपने आर्टिकल में क्या बताते हैं कि फर्दर डिसूजा राइट्स दैट स्लम्स आर फाउंड इन एवरी अर्बन सेटिंग ऑफ इंडिया। इंडिया के किसी भी शहरी क्षेत्र में हम चले जाए, वी ऑलवेज फाउंड स्लम एरिया। ओके, whether it is small or big, old or new, planned or unplanned, whatever the type of that slum areas, it may be small, it may be big, it may be old or it may be new, it may be planned or it may be unplanned, it may be systematic or unsystematic. ठीक है, ये हो सकता है। फर्दर इट इज़ द फैक्ट दैट, अगेन इन्होंने बताया कि प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स आर यूनिवर्सल। ठीक है, जो झुग्गी झोपड़ियों की समस्याएं होती हैं वो यूनिवर्सल होती है, मतलब कोई भी स्लम एरिया में आप चले जाइए, यू ऑलवेज फाउंड द प्रॉब्लम्स, आपको हमेशा प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे। यस, द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इज डिफरेंट, समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं, किसी भी स्लम में किस अलग तरह की समस्याएं हो सकती हैं। फर्दर ही रेजेस द क्वेश्चन दैट इज ड्यू टू अर्बनाइजेशन स्लम सेटलमेंट्स आर इनएविटेबल। In response, he believed that the prevalence of slums, however widespread, but it is not necessary that they are found in all urban communities. वो क्या कहते हैं कि जो शहरीकरण है और मलिन बस्तियां हैं वो क्या आपस में जुड़ी हुई हैं। उनका उसके उत्तर में वो खुद कहते हैं कि मलिन बस्तियों का प्रसार जो है, एक्सटेंशन जो है, वो चाहे कितना भी क्यों ना हो, ये आवश्यक नहीं कि वो शहरी समुदाय में पाए जाते हैं। वो किसी शहर में पाए भी जाते हैं, किसी शहर में नहीं पाए जाते हैं, उनका नेचर अलग अलग हो सकता है। वही मैंने इससे पहले पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है। आगे हम देखते हैं कि सम पीपल ऑल्सो बिलीव दैट स्लम सेटलमेंट्स आर अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कई लोग का कहना है कि जब से औद्योगिकीकरण शुरू हुआ तब से मलिन बस्तियां भी शुरू हुई, मतलब मलिन बस्तियों का जो हम प्रधानता देखते हैं, मलिन बस्तियों के एस्टैब्लिशमेंट को देखते हैं कि जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तब से मलिन बस्तियां दिखती हैं, ऐसा लोगों का मानना है, मैक्सिमम लोगों का ये मानना है।
बट ऐसा नहीं है। ये भी देखा जाता है कि प्री इंडस्ट्रियल स्टेज में भी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, तो भी हमें ऐसे अर्बन सेटलमेंट्स में हमें स्लम एरियाज दिखते थे। ओके, तो ये कंसेप्ट थोड़ा इम्पॉर्टेंट, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये डिसूजा का एक उन्होंने जब थ्योरेटिकल एनालिसिस किया तो ये चीज़ें पाई। डिसूजा का मानना है कि हमेशा से मलिन बस्तियों के लिए एक निश्चित विवरण तय किया गया। ये कहा गया है कि हम लोगों ने आइडियल टाइप फिक्स कर दिया। आइडियल टाइप मतलब कि हम लोगों ने ऐसा कोई आइडियल टाइप बना लिया है, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ वैसी हो। जैसे आप किसी टीचर के लिए अगर आइडियल टाइप बनाते हैं तो आप क्या बनाते हैं कि उनका जो पर्सनालिटी हो वो बहुत अच्छा हो, उनका जो स्पोकन पावर हो वो बहुत अच्छा हो, उनका जो एनालिटिकल पावर हो वो बहुत अच्छा हो, नॉलेज वाइज भी वो बहुत अच्छी हो। आज के समय में तो टीचर्स स्मार्ट भी दिखने चाहिए, है ना, हैंडसम दिखने चाहिए, ब्यूटीफुल दिखने चाहिए, मतलब वॉट एवर आप सारे वो आइडियल टाइप्स बना करके रखते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो स्लम एरिया है उसके भी कुछ आइडियल टाइप्स बनाए गए हैं। ठीक है, उससे परे जा करके, उससे अलग हो करके कभी भी किसी ने भी शायद ही एनालिसिस किया हो स्लम का। ये कोशिश करने, ये बताने की बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्या 3 चीज़ें हैं। ठीक है, क्या 3 चीज़ें डिसाइड कर दी गई हैं, क्या 3 चीज़ें आइडियल टाइप हैं। बताया है इन्होंने कि मलिन बस्तियों को घटिया आवास तथा अस्वच्छ परिवेश के साथ भीड़ भाड़ वाले इलाके के रूप में वर्णित किया जाता है। आप जब भी स्लम एरिया का नाम ले लीजिए, आप क्या नाम, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या होगा कि बहुत पॉपुलेटेड होगा, खिच 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 पूरी मची हुई होगी, पूरी एकदम चारों लोग चारों तरफ से एकदम होंगे, कदम रखने की जगह नहीं होगी। स्लम एरिया दिमाग में ऐसे ही होता है ना, कीचड़ होगा, पानी गिरे होंगे, कोई हाइजीन की तो कोई बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे ही हम लोग के दिमाग में एक अस्वच्छ परिवेश एक दिमाग में आता है, अनक्लीन एनवायरनमेंट का दिमाग में आता है। दूसरी चीज़ क्या दिमाग में आती है हमारे कि कम वेतन वाले व्यवसाय को करने वाले लोगों की प्रधानता, कि जिसका इनकम बहुत कम है वही लोग स्लम एरिया में रहते हैं। एक ये परसेप्शंस है हमारे माइंड में। और तीसरा है कि वहाँ पर अपराध जो है, क्राइम है, वो बढ़ा हुआ रहता है। क्राइम रेट जो है ऑलवेज भी हाई, एंड द जो मॉरल लाइफ है, नैतिक जीवन है, वहाँ पर दिखता ही नहीं है, उसका क्षरण हो चुका है ना। नैतिकता की तो आप बात ही मत करिए स्लम एरिया में। नैतिकता मतलब क्या कि आप कुछ भी जो नशे की चीज़ें हैं वो नहीं लेना है, रेप केसेस जो हैं वो नहीं होने चाहिए, सब नैतिकता की चीज़ें हैं। तो नैतिक जीवन तो वहाँ पर है ही नहीं। ये 3 हमें आइडियल टाइप हमारे माइंड में बना रहता है। ठीक है, ये माइंड में बनाता है। इससे अलग जा कर के किसी भी सोशियोलॉजिस्ट ने या किसी भी अर्बन सोशियोलॉजिस्ट ने स्लम को एक्सप्लेन नहीं किया है, ऐसा डिसूजा अपने पेपर में लिख रहे हैं। ओके, ये अगेन इट ऑल थिंग्स आर एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो, आप पढ़ सकते हैं इसको। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको लाया इन्होंने, एक बुक है हंटर की। ठीक है, हंटर की, DR हंटर की द स्लम चैलेंजर एंड रिस्पॉन्स, इस किताब से इन्होंने लेकर के ये चीज़ें आई हैं। आगे हम देखते हैं कि इस आर्टिकल में सोशियो कल्चरल मार्जिनलिटी में इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है कि अपने शोध पत्र में आगे डिसूजा ने गरीबी तथा, इसको रिलीज करते हैं, गरीबी तथा आय के मध्य संबंध को दर्शाने का प्रयास किया। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बताया है कि जो गरीबी है, ठीक है, और आय, इनकम, पावर्टी एंड इनकम, इन 2 चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और उनका कहना है कि लगभग सभी संदर्भों में यह माना गया है कि आय बढ़ाने से झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों में गरीबी कम हो सकती है ना। हमारा भी तो परसेप्शन रहता है ना कि अगर हमें मलिन बस्तियों के स्टेटस को बढ़ाना है तो वी रियली नीड टू इंक्रीज द इनकम, हमें इनकम को बढ़ाना होगा। बट दैट इज नॉट द ट्रुथ, ये सत्य नहीं है। कैसे? क्योंकि न्यूयॉर्क में, USA में, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2 प्रोजेक्ट चलाए गए। कौन कौन से प्रोजेक्ट, ये मैंने लिखा है, न्यू डील एंड वार ऑन पॉवर्टी। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं डिसूजा अपने पेपर में।
2 प्रोजेक्ट चलाए गए, न्यू डील एंड वार ऑफ पॉवर्टी, जिसमें कि ये कार्यक्रम हमें सफल होते नहीं दिखाई दिए। मतलब उन लोगों ने ये सोचा कि इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द स्टेटस ऑफ स्लम वी डेफिनेटली नीड टू इंक्रीज द इनकम, हमने ये सोचा, बट ये कार्यक्रम सफल नहीं हुए। इनकम बढ़ाने से स्लम की स्थिति सफल हुई ऐसा बिल्कुल नहीं आया। इसके उल्टा क्या असर पड़ा कि जो गरीबों की निर्भरता थी वो ज़्यादा ऐसे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा बढ़ गई। मतलब कहाँ तक उनको मोटिवेट होकर के अपने काम को बढ़ाना था, अपोजिट क्या हुआ, इसका उल्टा क्या हुआ कि वो और ज़्यादा सोशल वेलफेयर के जो प्रोग्राम्स थे उनमें इन्वॉल्व हो गए। जब अगर कोई डेफिनेट पॉपुलेशन जो सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व हो जाता है तो क्या होता है वो अपना एफर्ट नहीं कर पाता ना। अगर हमें पका पकाया भोजन मिल जाएगा तो हम क्यों बनाएंगे खाना, नहीं बनाएंगे, हम उसी पे डिपेंड होते चले जाएंगे। वही चीज़ें हुई अगेन, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसी को मैंने इंग्लिश में लिखा है, पढ़ देती हूँ एक बार कि फर्दर इन हिज रिसर्च वर्क डिसूजा shows the relationship between the poverty and income. He says that in almost all contexts, it is recognized that increasing income can reduce poverty among slum dwellers, but this solution is not sufficient. Okay, such efforts were made in the United States by the 2 programs, that is the New Deal and the War on Poverty, and they both programs were unsuccessful, not being successful, and the dependence of the poor become more on public welfare scheme. Therefore, better housing and economic subsidy has proved to be ineffective in solving problems of slum poverty. ये ध्यान रखिएगा कि जो हम सब्सिडी दे रहे हैं, इकोनॉमिक सब्सिडी दे रहे हैं, हाउसिंग, बेटर हाउसिंग दे रहे हैं, सिर्फ ये 2 चीज़ें सफिशिएंट नहीं हैं स्लम के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। एंड दिस इज द वर्क ऑफ डैनियल मोयनिहान। आप मोयनिहान को सर्च करेंगे गूगल पे, आपको मिल जाएंगे। मोयनिहान का ही ये वर्क रहा है। इनकी जो वर्क है वो है द पॉलिटिक्स ऑफ गारंटीड इनकम, द निक्सॉन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फैमिली असिस्टेंट प्लान्स। इस पे इनका ये पूरा वर्क आता है और देखा जाता है कि दीज थिंग्स आर नॉट सफिशिएंट, ये चीज़ें सफिशिएंट नहीं हैं। अगेन डिसूजा अपने आर्टिकल्स को आगे बढ़ाते हैं और डिसूजा ऑल्सो हाईलाइटेड द वेल नोन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्कर लेविस कल्चर ऑफ पॉवर्टी। आप सभी नाम सुनोगे, सोशियोलॉजी वाले प्लीज रट लो। ऑस्कर लेविस का कंसेप्ट है कल्चर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की संस्कृति। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important concept in the sociology syllabus, and in most of the examination it is asked, ये पूछा जाता है, ठीक है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी का कंसेप्ट। अब डिसूजा अपने आर्टिकल में कल्चर ऑफ पॉवर्टी के भी कंसेप्ट को उठाते हैं। बताया ना, थ्योरेटिकल एनालिसिस जब होता है ना तो प्री लिटरेचर रिव्यूज़ को हम खंगालने की कोशिश करते हैं कि इन टॉपिक पे आखिर क्या क्या काम हुआ है। ओके, इसको भी पढ़ते हैं कि दिस थ्योरी पोस्टुलेट्स दैट पॉवर्टी इज अ रिजल्ट ऑफ पीपल्स वैल्यू एंड कल्चर नॉर्म्स। देखिए ये थ्योरी क्या बोलती है कि गरीब आखिर गरीब क्यों है, अपनी संस्कृति के कारण। संस्कृति क्या होता है, सीखा हुआ व्यवहार होता है, हमारे वैल्यूज़ हमारे कल्चर के पार्ट होते हैं। तो उनका कहना है कि पीपल हु आर पुअर हैव कल्चरल वैल्यूज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ मेन स्ट्रीम। हमने देखा है कि मुख्य धारा से जब हम ये गरीबों की तुलना करते हैं तो जो गरीबों की संस्कृति होती है वो ही अलग होती है, ठीक है, उनके कल्चर ही अलग होते हैं। वाई? Lewis argues that children who grew up in a very poor conditions will imbibe feelings of hopelessness. उनका कहना है कि जब एक गरीब बच्चा शुरू से ही अगर गरीबी में पल रहा है तो उसके अंदर होपलेसनेस का एक पूरा चश्मा बन जाता है कि ना उम्मीदी का, कि अगर हम कोई भी काम करेंगे मुझे सफलता नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये होपलेसनेस कोई मतलब नहीं है, ये सारे कल्चर ही बनते जाते हैं। देखिए कल्चर क्या होता है, सीखा हुआ व्यवहार होता है जो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। हमने बहुत सारे कल्चर सीखे अपने पहले वाली पीढ़ी से, उसी तरह से गरीबी भी एक संस्कृति है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मूव करती रहती है
ऑस्कर लेविस का कहना है कि दिस थ्योरी ऑल्सो हैव बीन वाइडली क्रिटिसाइज, इस थ्योरी को भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया। इससे पहले जो थ्योरीज आई उनको भी क्रिटिसाइज किया गया। ऑस्कर लेविस की गरीबी की संस्कृति की थ्योरी को भी बहुत क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज करने वालों में रिजमैन, चार्ल्स वैलेंटाइन एंड वाइप, ये 3 लोगों थे। वाइप का जो काम रहा है वो मेड्रास स्लम पे रहा है। तो इन लोगों ने इस को भी खारिज कर दिया, इस थ्योरी को भी खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं कि फिर एक नया कॉन्सेप्ट डिसूजा एनालाइज कर रहे हैं अपने रिसर्च पेपर में, सोशल क्लास फिनोमिना। ये भी पावर्टी और स्लम का को रिलेशन एक्सप्लेन करती है। इनका कहना है कि मलिन बस्तियों की समस्या तथा गरीबी को समझने का प्रयास किया गया इस सोशल क्लास फिनोमिना के जरिए। इसमें क्या कहा गया कि गरीब और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग समाज में निम्न वर्ग के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी समस्याएं अनिवार्य रूप से सामाजिक पदानुक्रम के निचले स्तर पर रहने से उत्पन्न होती है। इनका कहना है कि चूंकि ये सोशल हायरार्की में नीचे पायदान पे ही रहते हैं, इस वजह से ये ऊपर मूव नहीं कर पाते हैं और इस वजह से गरीब बने रहते हैं। ठीक है, पर इस परिप्रेक्ष्य से भी, सोशल क्लास फिनोमिना पर्सपेक्टिव से भी लोगों ने अपनी असहमति दर्ज की, जिसमें कि रेन वाटर 1974 में इन्होंने इसे खारिज कर दिया, इस थ्योरी को। अब आगे चल करके डिसूजा अब अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये सारे थ्योरीज को एक्सप्लेन करने के बाद से डिसूजा ने निर्धनता और मलिन बस्तियों के मध्य संबंध स्थापित करने वाले अनेक सिद्धांतों के विश्लेषण के पश्चात एक नए सैद्धांतिक मॉडल को सामने रखा। ठीक है, सारी चीज उन्होंने जब एनालाइज कर ली तो उन्होंने नए थ्योरेटिकल मॉडल्स को सामने रखा और उनकी मेथोडोलॉजी क्या थी? उनकी मेथोडोलॉजी थी डिडक्टिव मेथोडोलॉजी। ठीक है, 2 तरह की मेथोडोलॉजी होती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बस इंडक्टिव मतलब जो होता है वो हम इंडिविजुअल से सोसाइटी की तरफ जाते हैं और डिडक्टिव मतलब हम सोसाइटी से इंडिविजुअल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये अभी हमें पढ़ना नहीं, इसलिए अभी पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने डिडक्टिव मॉडल्स के जरिए नए थ्योरेटिकल मॉडल्स को बनाया और उन्होंने 3 सेट्स बनाए। ठीक है, 3 सेट पेश किए हम लोग के सामने, जिसमें स्लम और पॉवर्टी का कोरिलेशन बताया गया। पहली चीज उन्होंने क्या बताई कि मलिन बस्तियां शहर के स्थानिक या पारिस्थितिक संरचना में एक तत्व का गठन करती है और वह विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोगों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। आपको नहीं समझ में आएगा, मैं अब एक्सप्लेन कर रही हूँ कि द स्लम कॉन्स्टिट्यूट एन एलिमेंट इन द स्पेशियल और इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिटी। मतलब कोई भी एक शहर है, शहर के एक विशेष स्थान पे स्लम देखा जाता है। ठीक है, and so they represent one among the different types of land uses। अलग अलग तरह के भूमि का उपयोग हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये भूमि है, अलग अलग तरह के भूमि का उपयोग हो रहा है और एक भूमि पे स्लम भी है। ठीक है, एक भूमि पे स्लम भी है। ये पहला इन्होंने सेट बताया। दूसरा इन्होंने मॉडल क्या दिया कि मलिन बस्तियां आमतौर पर विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोगों के बीच सीमांत क्षेत्रों में स्थित होती हैं। इनका कहना है कि जब भी कोई एक लैंड यूज है, ठीक है, लैंड यूजेस के एक मार्जिनल पोजीशन पे ये स्लम एरिया पाए जाते हैं। ठीक है, यहीं से सोशियो कल्चरल मार्जिनलिटी का कॉन्सेप्ट आया है कि जब भी आप स्लम को देखेंगे, आप स्लम को ये मत समझिए कि शहर के मार्जिनल पोजीशन पे हैं, ऐसा नहीं है। डिफरेंट लैंड यूजेस है, मतलब डिफरेंट क्षेत्र है, उसका जो मार्जिनल पोजीशन है वहाँ पर स्लम पाया जाता है। डेफिनेटली मैं देखती भी हूँ, मैं जिस स्थान विशेष पे रहती हूँ वहाँ वो एकदम शहर के बीच में है, पर शहर एक पर्टिकुलर लैंड यूजेस के होते हुए भी वो मार्जिनल पोजीशन पे, इसलिए यहाँ पर स्लम एरिया ज़्यादा पाया जाता है। तो वो मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन ये किया है, बिकॉज कि स्लम ऑक्यूपाई अ मार्जिनल पोजीशन ऑन द इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। दिस इज द सेकेंड proposition in the deductive model।
अब हिंदी में पढ़ दे रही हूँ कि इसका अर्थ यह है कि मलिन बस्तियां ऐसी जगहों पर स्थित होती हैं जो आर्थिक मूल्य की दृष्टि से अनुपयुक्त होती हैं। ठीक है, मेन लैंड यूज में है पर मार्जिनल है, तो उनका इकोनॉमिक लाइफ वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। मूल्य कम होने के कारण यह नहीं है कि वहाँ गरीब रहते हैं, बल्कि गरीब पहले से मौजूद हैं। कम भूमि मूल्यों के कारण स्लम स्थान का चयन करते हैं। देखिए, दो बातें यहाँ पर सामने निकल के आ रही हैं। ये पर्टिकुलर लैंड यूज है, लैंड के मार्जिनल पोजीशन पे स्लम है। अब बताया जा रहा है कि स्लम यहाँ पर क्यों है। ये स्लम वहाँ पर है जो लैंड यूज जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू कम है, आर्थिक मूल्य कम है। अब आर्थिक मूल्य क्यों कम है, तो मूल्य कम होने का कारण यह नहीं है कि वहाँ गरीब रहते हैं, यहाँ गरीब रहते हैं इसलिए इस लैंड का मूल्य कम है, ये बात नहीं है, बल्कि गरीब ऐसी जगह का चयन कर रहे हैं जिसका मूल्य कम है। ठीक है, गरीब के रहने से पर्टिकुलर लैंड का मूल्य कम नहीं हो रहा है, गरीब उस क्षेत्र को चुन रहे हैं जिसकी ऑलरेडी इकोनॉमिक वैल्यू कम है। समझ में आया ये अच्छे से? मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ दे रही हूं कि दिस मीन्स दैट slums are placed in such places which are unsuitable from the point of view of economic value. The reason for low prices are not because of the poor. Okay, ठीक है, the reason for the low prices are not because of the poor, but on the contrary, poor select the slum location because of low land values already exist there. Okay, over the time, due to the changes in the ecological structure, the value of slum is also increasing. पर अब आज के समय में जनसंख्या के दबाव की वजह से, इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से, इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होने लगी, इन सब वजहों से भी अब स्लम का वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है। ओके, ठीक है, समझ में आया? जो तीसरा सेट ये एक्सप्लेन क्या करते हैं कि देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर। जो समाज की उन्होंने बताया कि किसी भी शहर की जो पारिस्थितिकीय संरचना होती है, इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है, और सोशल स्ट्रक्चर जो होती है वो एक क्लोज होती है, उन दोनों में क्लोज रिलेशनशिप होता है। जैसे मान लीजिए मैं बता रही हूँ कि जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर मतलब कि जो पैसे वाले हैं वो अलग स्थान पे रहेंगे, जो गरीब हैं उनका मैक्सिमम क्षेत्र अलग रहेगा, ये सोशल स्ट्रक्चर इस बात पे है। तो सोशल स्ट्रक्चर इज ऑलवेज connected with the ecological structure. The different social group in a city tend to segregate themselves in different localities and enjoy advantages of their spatial location. हम कहते हैं ना कि अलग अलग समूह जो है वो अलग अलग एरिया में रहता है। जैसे हम कहते हैं कि अरे वो तो बहुत पॉश एरिया है, बोलते हैं ना पॉश एरिया। क्यों पॉश एरिया है? क्योंकि वहाँ पर एक सोशल स्ट्रक्चर के लोग रह रहे हैं, सभी अमीर अमीर रह रहे हैं, सभी का हाई इनकम ग्रुप वाले। फिर कोई जो एरिया होता है हम बोलते हैं यहाँ पर मीडियोकर्स रहते हैं। ठीक है, सबका जो इनकम है वो एवरेज है। सोशल स्ट्रक्चर और इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर हुआ ना एक रिलेशन। फिर किसी क्षेत्र पे हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में सिर्फ गरीब ही गरीब लोग रहते हैं, मतलब जिनका इनकम कम है। ठीक है, वो क्षेत्र हम कहते हैं ना, ये क्षेत्र देखिए स्लम एरिया, या ये क्षेत्र जो है वो बीपीएल फैमिलीज ज़्यादा हैं। हाँ, उसमें कुछ ऐसे परिवार भी रह सकते हैं जिनका इनकम ज़्यादा हो, बट मैक्सिमम यही है। तो हमने क्या किया है कि सोशल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग लोकेशंस को बांट दिया है। इस वजह से कहा जा रहा है कि जो इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है किसी भी सिटी का, दैट इज देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल स्ट्रक्चर ऑल्सो। ठीक है, ये थर्ड सेट है। तो ये तीन सेट विक्टर डिसूजा ने अपने वर्क में बताया। तो जब भी सोशो कल्चरल मार्जिनलिटी की बात होगी तो आप ये तीन सेट ज़रूर याद रखिएगा। ये वाला सेट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अगेन फिर हम बढ़ते हैं ये वाला सेट, सेकंड सेट। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे और ये वाला सेट। ओके, एक मिनट, ये वाला सेट, थ्री सेट, ये वाला सेट। ठीक है, ये तीन हम लोगों ने तीन सेट पढ़ा। अब हम लोग इसके कंक्लूजन पे आते हैं कि कंक्लूजन क्या है पूरे इनके वर्क का, कि इफ द स्लम विच आर एन एलिमेंट ऑफ द इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिटी। ठीक है,
अब मैं इसको ऐसे बता रही हूँ, इनका एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि, एक मिनट ब्रश ले लूँ, कि इफ द स्लम विच आर एन एलिमेंट ऑफ इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, किसी भी सिटी के इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, एक तत्व है, एक एलिमेंट है हमारा स्लम, ठीक है, आर मार्जिनल इन इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इस इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के मार्जिनल पोजीशन पे ये स्लम एस्टैब्लिश है, ठीक है। इफ देयर इज एन intimate relationship between the ecological structure and social structure, then it follows that the slum dwellers also occupy a marginal position in the social structure of the community। देखिए क्या है कि अगर इस इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, कोई भी एक लैंड यूज है, कोई भी इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसके मार्जिनल पोजीशन पे अगर स्लम रह रहा है, ठीक है, तो मतलब इस स्लम में रहने वाले लोग जो हैं, जो स्लम ड्वेलर्स हैं, वो भी इस पूरे सोशल स्ट्रक्चर के मार्जिनल पोजीशन पे हो गए, क्योंकि इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर के बीच में कोरिलेशन है। पारिस्थितिकी संरचना और सामाजिक संरचना के बीच में, जो मैंने अभी सारा एग्जाम्पल बताया, पॉश एरिया वाला और मिडिल एरिया वाला, ये सब जो मैंने बताया, कुछ जो इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और सोशल स्ट्रक्चर है, उन दोनों में कोरिलेशन है, दोनों में आपसी संबंध है। इस इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के मार्जिनल पोजीशन पे क्या पाया जा रहा है? स्लम पाया जा रहा है। तो जब ये मार्जिनल पोजीशन पे है, तो स्लम ड्वेलर्स जो हैं, झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, वो भी तो मार्जिनल पोजीशन पे हुए ना। यही चीज एक्सप्लेन की जा रही है कि सो द सोशियो कल्चरल मार्जिनलिटी ऑफ द पुअर एंड स्लम ड्वेलर्स इज द रियल कॉज ऑफ देयर पॉवर्टी। अब गरीबी का असली कारण जो है वो ये बताते हैं विक्टर डिसूजा, कि जो सोशियो कल्चरल मार्जिनलिटी है, मतलब जो वो कोर पे न रह करके, जो उसको कहा जाता है परिधि, जो परिधि में रह रहे हैं, जो मार्जिनल पोजीशन पे रह रहे हैं, तो जब सोशियो कल्चरल मार्जिनलिटी ऑफ द पुअर एंड स्लम ड्वेलर्स इज द रियल कॉज ऑफ पॉवर्टी। तो गरीबी का असली कारण क्या है? क्योंकि ये जो स्लम है और स्लम ड्वेलर्स हैं, ये दोनों किस पोजीशन पे है? मार्जिनल पोजीशन पे। किसके मार्जिनल पोजीशन पे? इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के मार्जिनल पोजीशन पे स्लम हो गया, और सोशल स्ट्रक्चर के मार्जिनल पोजीशन पे स्लम ड्वेलर्स हो गए। ओके, तो दिस इज द रियल कॉज ऑफ पॉवर्टी। द पुअर are the people who live at the bottom of the social hierarchy, and that the problem of poverty is an aspect of social equality and stratification of much significance। क्या बताए कि गरीबी और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले की सामाजिक सांस्कृतिक सीमा उनकी गरीबी का असली कारण है। जो सामाजिक सांस्कृतिक सीमा पर वो रहते हैं, वो असली कारण है। यह दृष्टिकोण की गरीब वे लोग हैं जो सामाजिक पदानुक्रम के निचले भाग में रहते हैं, और यह कि गरीबी की समस्या सामाजिक असमानता और स्तरीकरण का एक पहलू है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ये एक्सप्लेन किए हैं। और इनका जो फील्ड वर्क रहा, जो विक्टर डिसूजा ने पंजाब स्टेट में काम किया है 1969 के दौर में, इनका जो फील्ड वर्क रहा इस सोशियो कल्चरल मार्जिनलिटी के कॉन्सेप्ट देने में, वो बटाला, होशियारपुर और जालंधर, ये 3 जगह पे इन्होंने काम किया है। और ये रहे सारे सोर्सेज जिससे मैंने ले करके ये पूरे इस वीडियो को रेडी किया है। तो सोर्सेज में तो विक्टर एस डिसूजा का जो आर्टिकल है सोशियो कल्चरल मार्जिनलिटी, इसको मैंने जेस्टोर से निकाला है, सेज पब्लिकेशन का, इसको वहाँ से मैंने निकाला और फिर उसको मैंने बनाया है ये सारा। और बाकी ये और तमाम सोर्सेज हैं जिसमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और डेफिनेटली मैं अगला वीडियो इनके लाइफ स्केच और इनके बुक्स पे लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग थोड़ा लिखने में कंजूसी कर देते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक करते रहिए, दूसरों से शेयर करते रहिए और अपनी मैम को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।